नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। आप लोगों की कक्षा 12 का अंश साल जीव विज्ञान का चल रहा था, जिसमें मैंने एक सेट का अंश साल पहले सेट में जीव विज्ञान 2023 पेपर कोड 348 सीजे सेट 1 का अंश साल मैंने एक क्वेश्चन से लेकर 4 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। कुछ टेक्निकल खराबी होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया, इसलिए मैं आप लोगों की आज क्लास शुरू किया हूँ 5 के का से, क्योंकि 4 के घा तक मैंने बता दिया था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था 5 का का। 5 का क्वेश्चन कौन था है, भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य बताना है। यानी भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया एवं कार्य को बताना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि भ्रूणपोष क्या है, क्योंकि मैं आप लोगों को डायरेक्ट अंशाल भी करवा रहा हूँ, क्योंकि क्लास में लेट लेना शुरू किया, इसलिए आप लोगों को समझा नहीं पाया। लेकिन जब अब मैं कुछ दिनों बाद मैं चैप्टर वाइज क्लास लूँगा, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले मैं डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पर, उसके बाद फिर आप लोगों को सारी चीज़ें इसके बारे में बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, क्या आंसर है इसका। देखिए, आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या है, भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य बताइए। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो भ्रूणपोष होता है, जैसे मान जानते हैं कि भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, बीजांड है। क्या है, बीजांड है। क्या है, बीजांड। बीजांड में ही क्या होता है, भ्रूणपोष का क्या होता है, निर्माण होता है। निभाग की तरफ क्या होती है, 3 कोशिकाएं होती हैं। बीजांड द्वार की तरफ जो 2 कोशिकाएं छोटी होती हैं, एक कोशिका क्या होती है, बड़ी होती है। जो बड़ी होती है अंड कोशिका होती है। क्या होती है, अंड कोशिका होती है। ये निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। 2 कोशिकाएं क्या होती हैं, द्वितीयक केंद्रक में होती हैं। तो आपको क्या बताना है कि पहले आप ये देखेंगे कि भ्रूणपोष क्या है, तब इसके विकास की प्रक्रिया को हम बताते हैं। तो भ्रूणपोष आप देखेंगे कि भ्रूणपोष क्या है, तो द्विनिषेचन की तीव्र संलयन की प्रक्रिया में द्विनिषेचन की तीव्र संलयन की प्रक्रिया में एक नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ एक पोषक संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यह एक बीजांड है। क्या है, बीजांड है। इसमें क्या बताया गया, एक नरयुग्मक। जैसे नरयुग्मक जब आते हैं बीजांड से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो एक नरयुग्मक क्या होता है, एक नरयुग्मक क्या होता है। तो एक नरयुग्मक जो होता है द्वितीयक केंद्रक से क्या करता है, जब निषेचित करता है तो एक पोषक संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। जो एक नरयुग्मक होता है ये अंड कोशिका से निर्माण करता है, जिसे युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, आप समझ में आई बात। तो भ्रूणपोष क्या है, आप लोगों के समझ में आया कि निषेचन की तीव्र संलयन की प्रक्रिया में एक नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ एक पोषक संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कैसी संरचना, तीव्र संलयन आई, क्योंकि यहाँ जानते हैं ये एक यन इसके पास था ही और 2 केंद्रक थे, तो यन और यन ये भी मिला, ये भी मिला, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 यन हो गए। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाई, तीव्र संलयन कहलाई। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या पूछा है, हाँ, विकास की प्रक्रिया यानी भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, द्वितीयक केंद्रक, एक नरयुग्मक इससे फर्टिलाइज किया और एक नरयुग्मक इससे फर्टिलाइज किया। तो एक नरयुग्मक जो अंड कोशिका से फर्टिलाइज करता है तो क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए एक नरयुग्मक एक है, यन है, तो ये अंड कोशिका से फर्टिलाइज किया तो जायगोट युग्मनज का निर्माण हुआ। उसके बाद नरयुग्मक यन है और जब द्वितीयक केंद्रक से फर्टिलाइज करता है, द्वितीयक केंद्रक से 2n से फर्टिलाइज करता है तो 3n का निर्माण होता है। जब 3n का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। जब भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है तो इसमें क्या होती है, अगली संरचना है इसकी है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, यानी PEN, यानी प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, का क्या होता है, निर्माण होता है। ये क्या होता है, 3n होता है। ये बार बार विभाजित होने पर क्या होती है, इसकी पूरी संरचना क्या होती है, भर जाती है। और भर जाती है तो जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष आप जानते हैं धीरे धीरे विकसित होता है, परिवर्धन होता है, विकास होते होते ये पूर्ण से क्या होता है, भर जाता है। और इसमें जो जायगोट होता है वो धीरे धीरे किस में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, एक भ्रूणपोष का क्या होता है, विकास होता है। एक के बाद ऐसे विकास होता चला जाता है। लेकिन इसमें क्या बताना है, कार्य भी बताना है कि भ्रूणपोष के कार्य क्या होते हैं। तो भ्रूणपोष के कार्य नंबर 1 है, देखिए इसकी कोशिका में खाद्य पदार्थ संचित रहता है।
तो जो भ्रूण पोष होता है इसकी कोशिका में क्या होता है, क्या संचित रहता है, खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। दूसरा क्या है, यह वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषक प्रदान करता है। जो जायगोट बन जाता है, जो भ्रूण में विकसित होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, यह वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषक प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, भ्रूण पोष बीज के अंकुरण के समय नवोद्भिद के लिए पोषक प्रदान करता है। इस प्रकार क्या हो रही, इस क्वेश्चन का सवाल आपके सामने पूरा हो गया। हाँ, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को 5 का बताया गया। 5 का में आपको बताया गया भ्रूण पोष क्या है, इसका विकासीय प्रवर्धन और कार्य बताया गया। अगला क्वेश्चन है 5 का खा है, स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित केवल चित्र बनाना है, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप लोगों के सामने एक चित्र बना है, यह मादा जनन तंत्र का चित्र है, क्योंकि जब वर्णन करना आएगा तो आपको वर्णन भी बताया जाएगा। ठीक है, तो ये मादा जनन तंत्र का चित्र है। इसमें क्या, ये अंडवाहिनी है, यहाँ से क्या अंडा जब रिलीज होगा तो ये क्या होगा, अंडाल ओवम कहलाएगा। ये फंडस है, ये अंडवाहिनी फेलियम ट्यूब है, ये झिल्ली फिम्बरी है, ये ओवरी है। ठीक है, ये गर्भाशय ग्रीवा है, ग्रीवा नाल है, ये योन है, वेजाइना है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सब मिलकर क्या बनते हैं, मादा जनन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक स्त्री जनन तंत्र का चित्र जो होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना भी आएगा कि मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, तो आपको सबके बारे में, गर्भाशय के बारे में, अंडाशय के बारे में, अंडवाहिनी के बारे में, फंडस के बारे में, सबके बारे में आपको क्या करना, क्या पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, तो लिखना नहीं है तो केवल इसमें आपको क्या करना है, फिगर बनाना है, तो फिगर से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 5 का गा, लिंग संलग्न वंशागत को परिभाषित कीजिए। लिंग संलग्न वंशागत को परिभाषित कीजिए। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो मानव के लिंग गुणसूत्रों द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं, लिंग संलग्न रोग कहते हैं। तो लिंग संलग्न रोग में क्या होता है कि प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागत उनके लिंग से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, लिंग से संबंधित होती है, अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण और उनकी वंशागत को लिंग संलग्न वंशागत कहते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें आपको क्या दिया है, हीमोफीलिया दिया और अड़हंतता दिया है। क्या दिया है, हीमोफीलिया दिया है और अड़हंतता दिया है। हीमोफीलिया में आप जानते हैं कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है जो क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ब्लड का थक्का नहीं जनता। यदि कहीं चोट लग जाती है, शरीर कहीं कट पिट जाता है तो ब्लड बहता रहता है। तो इस प्रकार क्या होता है, हीमोफीलिया रोग होता है। तो हीमोफीलिया रोग का मुख्य कारण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए नर में क्या होते हैं, XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, मादा में क्या होते हैं, XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हीमोफीलिया के जो जीन होते हैं, वरांधता के जो रोग होता है, हीमोफीलिया जो रोग होता है, इसके जो रोग उत्पन्न करने वाले जीन होते हैं केवल एक ही गुणसूत्र पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। केवल क्या होते हैं, जैसे हीमोफीलिया H से हम डिनोट कर दिए, तो H से क्या होता है, हीमोफीलिया, तो ये केवल X गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं, Y गुणसूत्र पर नहीं पाए जाते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो हीमोफीलिया या वर्णांधता के लिंग गुणसूत्र के जो कारक जीन होते हैं ये X गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं, Y पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, लिंग गुणसूत्र में आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक हीमोफीलिक नर का विवाह, एक हीमोफीलिक नर का विवाह यदि वाहक स्त्री से हो जाए तो वाहक किस कंडीशन में होगी, अगर किसी मादा के X गुणसूत्र पर केवल एक ही गुणसूत्र पर H हीमोफीलिक जीन है तो ये क्या होगी, वाहक होगी। क्या होगी, वाहक होगी, रोगी नहीं होगी। यदि दोनों पर पाए जाएंगे तब क्या होगी, रोगी होगी। इस प्रकार यदि हम आप देखेंगे तो क्या होता है, देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार देखेंगे कि जब क्या है, हीमोफीलिक नर क्या है, नर, और वाहक स्त्री। तो हीमोफीलिक नर या वाहक स्त्री, हीमोफीलिक नर क्या होगा, जब क्योंकि X गुणसूत्र पर जब पाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, और वाहक पर क्या, एक ही गुणसूत्र पर पाया जाएगा तो ये रोगी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे कैसे होता है। X ये हो गया,
ये हो गया। अब आप देख रहे हैं इसमें ये क्या है, इस पे दोनों जीनों पर क्या पाएंगे, दोनों गुणसूत्र पर रोगी के जीन पाएंगे, इस पर एक ही गुणसूत्र पाएंगे, इस पर एक ही पर पाएंगे, इस पर एक ही, क्योंकि एक ही पर पाए ही जाएंगे, क्योंकि जो नर होगा उसके एक ही गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं। तो ये क्या होगा, रोगी होगा, ये क्या होगा, सामान्य होगा, ये क्या होगा, वाहक होगा, और ये क्या होगा, रोगी होगी। क्या होगी, रोगी होगी। इस प्रकार क्या होती है, हीमोफीलिया की वंशागत होती है। इसी प्रकार आप देखते हैं वर्णांधता, इसका हम नोट्स लगा देंगे बगल में, आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वर्णांधता हम देखेंगे। वर्णांधता में क्या होता है, वर्णांधता में क्या होता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, तो इसके भी एक्स गुणसूत्र पर क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं और वाई गुणसूत्र पर नहीं पाए जाते। तो अगर मान लिया जाए कि वर्णांधता का मतलब क्या होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो लाल हरे रंग की क्या होते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, या उन्हें ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, वर्णांध व्यक्ति भी कहते हैं। ऐसे रोगी क्या कहते हैं, लाल हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते, और लाल हरे रंग की जो पहचान नहीं कर पाते, इन पर भी क्या होते हैं, एक्स गुणसूत्र पर ही जीन पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्र पर नहीं पाए जाते हैं। तो यदि मान लीजिए सामान्य पुरुष का विवाह यदि वर्णांध स्त्री से हो जाए तब क्या कंडीशन होंगी, सामान्य पुरुष का विवाह, यह सामान्य हो गया, और वर्णांध स्त्री, इन्हीं दोनों पर ये जीन पाए जाएंगे, तब होने वाले संतान क्या होंगे, सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांध स्त्री से हो जाए तो क्या होगा कंडीशन, ये सामान्य है, ये वर्णांध है, अगर वाहक होती तो एक ही पर पाए जाते। समझ में आई बात, हाँ। तो अब देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये वाहक हो गई, ये वर्णांध हो गए, ये वाहक हो गई, ये क्या हो गए, वाहक हो गई, ये क्या हो गए, वर्णांध हो गए, ये क्या हो गया, इन्हीं जो भी पुरुष पैदा हुए, जो बच्चे हुए, ये क्या हो गए, वर्णांध हो गए, बच्चे 50% बच्चे क्या वर्णांध हो गए, और बाकी जो स्त्रियां होंगी वो क्या होंगी, वाहक होंगी, रोगी नहीं होंगी। इसका हम नोट्स आपके बगल में ऐसे लगा देंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी में 5 का घा है, पीसीआर पर टिप्पणी लिखना है। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें बहुत ही कम समय में डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पीसीआर विधि में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किए गए जीन या डीएनए खंड की पीसीआर विधि द्वारा बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के डीएनए के अनेक प्रतिलिपियां कोशिका के बाहर इन विट्रो बनाने की इस विधि की खोज कैरीमुलस ने 1985 में की थी। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया निम्न पदों में पूरी हो जाती है। जो पॉलीमरेज श्रृंखला होती है उसमें निम्न पदों में पूरी होती है। मुख्य 3 पद होते हैं, वो देखेंगे कौन कौन से 3 पद होते हैं। फर्स्ट पद क्या होता है, विकृतीकरण। डीएनए का क्या होता है, विकृतीकरण। इसका भी हम आप लोगों के सामने नोट्स लगा देंगे। डीएनए का विकृतीकरण, डीएनए को विकृतीकरण करने के लिए क्या करते हैं, इस डीएनए को क्या करेंगे हम 100 सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और जो 100 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आकृतिकरण करना होगा तो आकृतिकरण करेंगे तो इसको, इस डीएनए को गर्म करने के बाद फिर क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जब ठंडा कर देंगे तो फिर आपस में दोनों लिंक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों डीएनए स्ट्रैंड बना लेंगे। लेकिन क्या करना है, इसमें क्या करना है, विकृतीकरण करना है। तो डीएनए को 100 सेंटीग्रेड तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और जब दोनों के डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो एक स्ट्रैंड ये बन गया, एक स्ट्रैंड ये बन गया। और हमें करना क्या है, एक डीएनए से 2 नए डीएनए का निर्माण करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे तो इसको पूरा ठंडा नहीं करना, इसको 60 सेंटीग्रेड तक क्या करना है, ठंडा करना है। 60 सेंटीग्रेड तक जब ठंडा करेंगे तब भी डीएनए के स्ट्रैंड दोनों जुड़ेंगे नहीं। और इसमें हम प्राइमर का एनलिंग ऑफ प्राइमर डाल देंगे तो दोनों स्ट्रैंड अलग रहेंगे, जुड़ेंगे नहीं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक्सटेंसिव प्राइमर AGTC डालते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि जो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है, क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और डालने के बाद क्या होते हैं, जैसे जैसे जो भी बेस पेयर होते हैं, एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है, उसी हिसाब से अपने पेयर बनाने के हिसाब से एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। जैसे ये है, T है, G है, C है, G है, G है,
टी है। तो जब जोड़ना होगा तो ए के साथ टी जुड़ेगा, टी के साथ ये जुड़ेगा, सी के साथ जी जुड़ेगा और जी के साथ सी जुड़ेगा, सी के साथ जी जुड़ेगा, टी के साथ क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा। इस प्रकार से एक डीएनए से दो डीएनए का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। थैंक यू सो मच।